तो बच्चों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्लास 11th की इंग्लिश जो बुक है जिसका नाम है स्नैपशॉट्स, उसका फर्स्ट लेसन जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। जैसे कि बच्चों आपको मालूम है क्लास 11th की बुक्स में इस वर्ष परिवर्तन किया गया है। इस वर्ष से हमें NCERT की बुक से अध्ययन करना होगा और हमारे पास क्लास 11th के लिए इंग्लिश की 2 बुक्स रहेंगी। दोनों ही कोर्स बुक रहेंगी, जिसमें से एक बुक रहेगी हॉर्नबिल और दूसरी बुक रहेगी बच्चों आपकी स्नैपशॉट्स। तो ये उसी स्नैपशॉट्स बुक का ही आपका फर्स्ट लेसन है जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स और इसके जो राइटर वो हैं विलियम सरेयान। तो चलो बच्चों देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या दिया है। तो पहले मैं इसके इंट्रो बॉक्स को पढ़ती हूँ। इसमें दिया है दिस स्टोरी इज अबाउट 2 पुअर अर्मेनियन बॉयज। ये जो कहानी है 2 गरीब अर्मेनियन लड़कों की है। अर्मेनियन क्या होते हैं? जो अर्मेनिया देश में रहने वाले जो नागरिक होते हैं उन्हें हम अर्मेनियन कहते हैं। अर्मेनिया एक देश है और ये जो अर्मेनिया देश है ये पश्चिम एशिया और यूरोप के काकेसस क्षेत्र में स्थित एक पहाड़ी देश है जो चारों तरफ जो है ज़मीन से घिरा हुआ है और ये 1990 के पूर्व यह सोवियत संघ का एक अंग था जो एक राज्य के रूप में था। तो ये तो हो गई अर्मेनिया देश की बात और उसमें रहने वाले जो नागरिक होते हैं वो अर्मेनियन होते हैं। तो ये जो कहानी जैसे आप अभी पढ़ने जा रहे हो ये अर्मेनियन जो 2 बालक थे उनके बारे में, हु बिलोंग्स टू ट्राइब whose hallmarks are trust and honesty। तो ये जो कहानी आप पढ़ने जा रहे हो ये 2 ऐसे लड़कों की है जो अर्मेनिया में रहने वाले अर्मेनियन थे और जिनकी जो जाति थी यानी कि जो इनका पूरा समाज था, जाति था, वर्ग, यहाँ पे ट्राइब दिया गया। ट्राइब का मतलब होता है जाति, वर्ग या उनका जो कबीला, समुदाय के लोग। तो वो किससे बिलोंग करते थे? हु बिलोंग्स टू अ ट्राइब। इस प्रकार की जाति, इस प्रकार के वर्ग, इस प्रकार के कबीला या समूह से वह जुड़े हुए थे। हुज हॉलमार्क्स, जिसका हॉलमार्क्स यानी जिसकी विशेषता थी, जिस समूह, जाति, वर्ग और कबीले की क्वालिटी यानी कि विशेषता थी। क्या विशेषता थी? विश्वास और ईमानदारी, ट्रस्ट और ऑनेस्टी। ये 2 क्वालिटी थी उस ट्राइब की जिस ट्राइब में रहने वाले 2 अर्मेनियन बॉयज़ थे। और जो अर्मेनियन बॉयज़ थे वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। गरीब कहने का मतलब है जो बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थे। तो बच्चों अब आगे पढ़ते हैं कि कहानी में हमें आगे क्या बताया गया है। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9 एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस। यानी कि एक दिन की बात है, वन डे बैक, एक दिन पहले, देयर इन द ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9 यानी कि पुराने जो अच्छे दिनों को याद करते हुए, गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9 जब वह 9 वर्ष का था। एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल और उस समय जो संसार था वो लगता था पूरी कल्पनाओं से घिरा हुआ लगता था। एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस, मैग्निफिसेंस यानी बहुत ही बड़ी, बहुत ही विशाल, बहुत ही वैभव, ऐसी बड़ी बड़ी कल्पनाओं से घिरा हुआ हमें संसार उस समय प्रतीत होता था। क्योंकि हम इमेजिन करते थे, इमेजिन करने में हर चीज़ हम बहुत विस्तार रूप से इमेजिन करते हैं। एंड द लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम और जो जीवन था, जो लाइफ जो चल रही थी वो इस प्रकार की थी जो बहुत ही आनंद और खुशी से भरी हुई थी। एंड मिस्टीरियस ड्रीम, मिस्टीरियस बहुत ही मतलब कि रहस्य से, रहस्यात्मक स्वप्न से भरी हुई थी। माई कज़न मुराद, मेरा एक चचेरा भाई था जिसका नाम था मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी यानी कि उसको हर कोई जो है सनकी यानी कि पागल या मूर्ख समझता था। एवरीबडी यानी कि हर कोई समझता था, एक्सेप्ट मी यानी कि मुझे छोड़कर, मेरे अलावा अन्य हर कोई उसे जो है थोड़ा सा पागल या सनकी समझता था, जो कुछ भी करने के लिए मतलब बिल्कुल अपने आप में रहे और जिसे हम कहना चाहिए कि थोड़ा सा पागल टाइप का हो। इस तरह से हर कोई उसको समझता था बशर्ते मेरे यानी कि मैं नहीं समझता था। केम टू माई हाउस एट 4 यानी कि वो 4 बजे करीबन मेरे घर आया इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह के समय। एंड वॉक मी अप टैपिंग ऑन द विंडोज ऑफ माई रूम यानी मेरा जो रूम था, मेरा जो कमरा था उसकी विंडो यानी कि खिड़की को टैपिंग यानी कि खटखटाते हुए या थपथपाते हुए उसने मुझे सवेरे 4 बजे जो है उठाया।
अब जो उठाया, तो यहाँ पे जैसे कि बच्चों हमने पहले ही पढ़ रखा है कि ये जो कहानी है दो अर्मीनियन बॉयज़ की है, तो जिसमें से पहला नाम तो आ गया ये मुराद, और एक और है यहाँ पे जिसका नाम है आरम। तो ये आरम और मुराद, ये दो बालकों की कहानी है जिसे आप अपने अभी आज पढ़ेंगे। तो बच्चों इसमें देखते हैं कि उसने मुझे सवेरे 4 बजे आया और मेरी विंडो पे जाके जो उसने टैपिंग किया और मुझे उठाया। तो आरम जो था वो कह रहा है, वह कहता है आई जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, कि मैं एकदम से जंप्ड यानी कि कूदा, अपने बिस्तर से बाहर निकला और जैसे ही मैंने कहा झाँका बाहर, खिड़की खोली और देखा, आई कुडंट बिलीव वॉट आई सॉ, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो सका कि मैं क्या देख रहा था। वॉट आई सॉ, मैंने क्या देखा, मुझे विश्वास नहीं हुआ। इट वॉजंट मॉर्निंग येट, अभी एकदम सवेरा नहीं हुआ था, बिल्कुल मॉर्निंग नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर, लेकिन गर्मियों का समय था। एंड विद डे ब्रेक यानी कि भोर का समय था। नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जिस संसार में, जिस कोने में हम रह रहे थे उस समय करीबन 4 बजे हुए थे, गर्मी का समय था, भोर का समय था। और भोर मतलब कि बिल्कुल जो सवेरे सूर्य उगने से पहले जो रोशनी प्रकाशित होती है, वो टाइम जो होता है डे ब्रेक का होता है। तो डे ब्रेक के टाइम पे अपने ही संसार में जो एक कोने में था, इट वॉज लाइट इनफ, और उस समय इतना प्रकाशवान था, इतना काफ़ी पर्याप्त मात्रा में प्रकाश था फॉर मी टू नो आई वॉजंट ड्रीमिंग, ये समझने के लिए कि मैं जो हूँ स्वप्न नहीं देख रहा था। यानी कि जब मैंने विंडो को ओपन किया और मैंने जो भी कुछ बाहर देखा, इट वॉज नॉट अ ड्रीमिंग, क्योंकि अच्छी खासी एक इतना प्रकाश था कि मुझे हर कुछ चीज़ अच्छे से समझ में आ रहा था, दिखाई दे रहा था, और मैं कोई स्वप्न नहीं देख रहा था। माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स, मेरा जो चचेरा भाई जिसका नाम है मुराद, वह एक बहुत ही सुंदर सफ़ेद कलर के घोड़े पर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडोज़ एंड रब्ड माई आइज़, मैंने खिड़की से बाहर अपने सर को करते हुए बाहर देखा और अपनी आँखों को मलते हुए, अपने जो आँखें थी उसको रब्ड करते हुए, मलते हुए, और मैंने खिड़की से बाहर झांकते हुए देखा। यस ही सैड इन अर्मेनियन, इट्स अ हॉर्स, यानी कि उसने मुझसे कहा, किसने कहा, मुराद ने कहा, किससे कहा, अरम से कहा। उसने कहा कि हाँ यह, और कौन सी लैंग्वेज में कहा, अर्मेनियन में, क्योंकि वो अर्मेनियन बॉयज़ थे तो उन्होंने अर्मेनियन में कहा। यस इट्स अ हॉर्स, कि हाँ ये एक घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, और तुम कोई स्वप्न नहीं देख रहे हो, यानी कि मुराद ने एरम से कहा कि तुम कोई स्वप्न नहीं देख रहे हो, ये हकीकत है और हकीकत में ये एक घोड़ा है। मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड, यानी कि जल्दी करो, जल्दी आओ, यदि तुम्हें इसमें क्या करना है, तुम इसकी जो सैर करना चाहते हो, इसमें राइड करना चाहते हो, तो जल्दी आओ। तो ये दो बालक की कहानी है, जिसमें एक है आरम जो बता रहा है और दूसरा है मुराद जो उसके घर पे आता है 4 बजे के समय और उसको टैपिंग करते हुए जब विंडो से वो उसको जगाता है और वो आके देखता है और फिर वह बोलता है कि तुम जो है स्वप्न नहीं देख रहे हो, वाकई में ये एक घोड़ा है। और जो मुराद रहता है उस समय एक सफ़ेद कलर के सुंदर वाइट हॉर्स पर बैठा रहता है। आई न्यू माई कज़न मुराद एन्जॉयड बींग अलिव मोर देन एवरीबडी एल्स हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक्स, बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव। यहाँ पर एरम जो है वो कहता है कि मेरा जो कज़न मुराद है वो बहुत ज़्यादा जो था अच्छे से खुल के जीने वाला, एन्जॉयड मतलब हर चीज़ को प्रसन्नता से जीने वाला था। एन्जॉयड बीइंग अलिव मोर देन एनीबडी एल्स, उनसे ज़्यादा जो भी इस संसार में रहने वाले लोग हैं किसी भी कारण बस उनसे वो कहीं गुना ज़्यादा मुराद जो था, आरम बताता है कि मुराद जो था वो एन्जॉयड करने वाला लड़का था। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन अभी जो वो देख रहा था, आरम ने जो भी कुछ देखा इस पर तो वह स्वयं खुद भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये क्या माजरा है, ये क्या वह देख रहा है। आगे देखते हैं। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्स एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड, यानी कि जो मेरा पहला स्थान मेरी स्मृतियों में रहा है जिसे वो याद करता है, माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस, वो है घोड़ों की स्मृतियाँ। और दूसरा अगर वो और सोचता है तो माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड, और जो मेरी सबसे पहली इच्छा रही है वो है घुड़सवारी की, तो ये उसकी स्मृतियों में रहती
जाती है। आरम आगे बताता है दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, ये एक बहुत ही अद्भुत हिस्सा था। इन द सेकेंड प्लेस, दूसरा जो स्थान है, वी वर पुअर, जैसे कि जानते हैं कि वे लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ, और यही एक ऐसा समय था, एक ऐसा हिस्सा था जो उसे कभी भी अनुमति नहीं दे रहा था ये स्वीकार करने के लिए, ये विश्वास करने के लिए कि वो क्या देख रहा है। व्हाट आई सॉ, वी वर पुअर, हम बहुत गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास किसी प्रकार का कोई धन नहीं था। अवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्राइकन, हमारा जो पूरा वंशज है, हमारा जो पूरा जाति समुदाय के लोग हैं, वो पूरे जो है गरीबी के मारे हुए हैं। एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोग्लैनियन फैमिली, गैरोग्लैनियन बोला गया है, जो अर्मीनियन जाति के लोग होते हैं उन्हें गैरोग्लैनियन बोला गया है, और गैरोग्लैनियन फैमिली, तो एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोग्लैनियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, यानी कि जितनी भी गैरोग्लैनियन परिवार के लोग थे वो बहुत ही सरप्राइजिंग, मतलब कि कहना चाहिए बहुत ही अमेजिंग और कॉमिकल पॉवर्टी के अंतर्गत आते थे। और उसके बावजूद यहाँ पे आगे बताया गया है, नोबडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गॉट मनी इनफ टू कीप अस विद फूड इन आवर वैलीज, अपना कोई ये नहीं, गैरोग्लैनियन फैमिली में ये कोई भी नहीं जानता था कि कैसे इतने गरीब स्थिति में होने के बावजूद, बहुत ज़्यादा धनी ना होने के बावजूद भी, नोबडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गॉट मनी, कहाँ से हमें धन मिलता था, कहाँ से हमें मनी मिलता था इतना पर्याप्त मात्रा में कि जिससे वो अपना पेट जो है अच्छे से पर्याप्त भर पाते थे। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, और यहाँ तक कि जितने भी जो बुज़ुर्ग हैं वह भी ये इस परिवार के नहीं समझ पाते थे कि इतने ज़्यादा अच्छी स्थिति में ना होने के बावजूद भी बहुत अच्छे से खाना मिलता था और उनका जो था गुजर बसर अच्छे से होता था। गैरोग्लैनियन फैमिली का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, और गरीब होने दूसरी बात है, लेकिन सबसे पहले है कि गरीबी होने के साथ साथ ईमानदार, यानी कि इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, यानी कि हम अपनी ईमानदारी के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, यानी कि 1100 शताब्दियों से लगातार जो है लगभग हम बिल्कुल अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। जितनी भी गैरोग्लैनियन ट्राइब थी वो अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध मानी जाती थी। Even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world, कि यानी कि जितना भी हम सोच पा रहे पूरे संसार के अंतर्गत, जितना भी हम सोच पा रहे, इवन when we had the wealthiest family, इतना धनी होने के बावजूद भी जो हमारे परिवार के, जो हमारे समुदाय के लोग थे, जितना भी उनका संसार था, छोटा सा जो उनका संसार था, जितना भी वह कल्पना करते थे, सोचते थे, विचार करते थे, उस हिसाब से वो एक ईमानदारी से जीने वाले, इतनी शताब्दियों से ईमानदारी से जीने वाले ये गैरोग्लैनियन फैमिली के लोग माने जाते थे। एंड वी वर प्राउड फर्स्ट, उनका जो सबसे पहला था, वी वर प्राउड फर्स्ट, यानी कि उन्हें गर्व था, सबसे पहला तो गर्व था। दूसरा नेक्स्ट वो बोलते हैं कि ईमानदारी थी, और तीसरा और आगे समझते हैं कि एंड आफ्टर दैट, उसके बाद यदि बात करें, दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, उसके बाद वे विश्वास करते थे कि सही और गलत में। सबसे पहले तो प्राउड और दूसरा है ऑनेस्ट और उसके बाद सही या गलत। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, कोई भी ऐसा नहीं था जो किसी भी प्रकार का किसी से फ़ायदा उठाने का, पूरे संसार में किसी से फ़ायदा उठाने का सोचता हो या इस तरह से विचार रखता हो। नन ऑफ अस वुड टेक, कोई नहीं फ़ायदा नहीं उठाता था। लेट अलोन स्टील, और कोई ऐसा नहीं था कि कोई ऐसा सोचता हो कि चोरी की जाए या चोरी करके भी किसी चीज़ को प्राप्त किया जा सके। तो ये ऐसा गैरोग्लैनियन फैमिली की ये विशेषता थी कि वो अपने पॉवर्टी होने के साथ साथ अपने इतना पर्याप्त मात्रा में कुछ ना कुछ ऐसा रिसोर्सेस उनके पास रहता था जिससे वो अपना गुजर बसर कर लेते थे, और ऑनेस्टी उनका सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट फेमस पार्ट था जिससे हर कोई वाकिफ़ था कि ये गैरोग्लैनियन फैमिली बहुत ही ऑनेस्ट होती है। और दूसरी चीज़, ऑनेस्ट प्राउड अपने आप में इस बात का उन्हें गर्व भी होता था, और उसके बाद ऑनेस्टी उनके साथ रहती थी, और उसके बाद वे सही गलत को बाद में रखते थे। तो ये गैरोग्लैनियन फैमिली की विशेषता थी।
Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, यानी कि परिणाम स्वरूप क्या होता है, वो जो देख रहा है आरम, जो भी देख रहा है नज़ारा, इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, यानी कि वह घोड़े को देख सकता था जो देखने में बहुत ही ज़्यादा शानदार था, बहुत ही बढ़िया था। इवन दो आई कुड स्मेल इट, और वह उसकी खुशबू ले सकता था जो बहुत ही अच्छी लग रही थी, सो लवली थी। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीथिंग, और वह उसको सांस लेते हुए भी सुन पा रहा था, सुन सकता था, जो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, उत्तेजित थी। आई कुडेंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कज़न मुराद एंड विद मी और विद एनी ऑफ द अदर्स मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली। मैं ऐसा नहीं विश्वास कर पा रहा था कि घोड़े से कोई भी कार्य मुझे या मेरे कज़न को, मुराद को, या मुझे या मेरे परिवार के किसी अन्य सदस्य को होगा जो अभी सो रहे हैं या जाग रहे हैं, बिकॉज यानी कि एस्लीप है या अवेक है, बिकॉज आई न्यू माई कज़न मुराद कुडेंट हैव बॉट द हॉर्स, क्योंकि मैं ये बहुत अच्छे से जानता था कि जो मुराद है वो उसको खरीद नहीं सकता, घोड़े को वो बॉट नहीं कर सकता। एंड इफ़ ही कुडेंट हैव बॉट इट ही मस्ट हैव स्टोलन इट, और यदि उसने उसको खरीदा नहीं है तो हो सकता है कि उसने चुराया होगा उसको, ऐसा तो नहीं कि उसने चुराया होगा, लेकिन आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और वह इस बात से भी इनकार करता है, इस बात पर विश्वास करने के लिए कि उसने घोड़े को चुराया होगा, मुराद ने घोड़े को चुराया होगा। नो मेंबर्स ऑफ द गैरोग्लैनियन फैमिली कुड बी अ थीफ, क्योंकि जो गैरोग्लैनियन फैमिली है, जो आर्मेनियन ट्राइब यानी जाति के जो लोग हैं, उनके परिवार के जितने भी लोग होते हैं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं सोच सकता कि कोई भी सदस्य गैरोग्लैनियन फैमिली के किसी भी प्रकार का चोर या थीफ होगा। I stared first at my cousin and then at the horse. There was a pious stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other frightened me. यानी कि मैं stared यानी कि उसे घूर रहा था। I stared first at my cousin, मैं अपने cousin को घूर रहा था, and then at the horse, और उसके बाद में घोड़े को घूर रहा था या देख रहा था। There was a pious stillness and humor. pious का मतलब होता है बहुत ही पवित्र, स्टिलनेस का मतलब होता है बिल्कुल शांत, और ह्यूमर का मतलब होता है हास्यप्रद। तो उसे ऐसी फीलिंग आ रही थी, देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम। हम सब जब वह उसे देख रहा था, उसके बाद घोड़े को देख रहा था, आरम जो है मुराद को देख रहा था, उसके बाद वो घोड़े को देख रहा था, तो उसे एकदम पायस स्टिलनेस और ह्यूमर जैसा महसूस हो रहा था। इन ईच ऑफ देम विच ऑन द, जिसमें उसे एक तरफ तो बहुत ही ज़्यादा डिलाइटेड यानी कि आनंदित महसूस हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उसे डर भी लग रहा था, जिस प्रकार से मुराद जो है घोड़े पर बैठा हुआ था। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? तो उसने पूछा, आरम ने मुराद से पूछा कि तुमने इस घोड़े को कहाँ से चुराया? तो उत्तर में मुराद कहता है, लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ़ यू वांट टू राइड, यदि तुम्हें घोड़े की सवारी करना है तो तुम छलांग लगाकर कूद करके तुम खिड़की से बाहर आ जाओ। इट वॉज ट्रू, देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, और ये बिल्कुल उसे ऐसा सच लगा, इट वॉज ट्रू, ये सही था, देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, की ये निश्चित है कि उसने घोड़े को चुराया होगा। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में कोई प्रश्न ही नहीं था। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट, वह कहता है कि यहाँ पे ये प्रश्न तो है ही नहीं, वह तो सिर्फ उसे आमंत्रित करने के लिए आया था, इनवाइट करने के लिए आया था कि वह घोड़े पर सवारी करना चाहता है या नहीं, ये उसको सोचना है। Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same things as stealing something else. अब वो बोलता है कि अच्छा, it seemed to me stealing a horse, ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी घोड़े को चुराना, stealing a horse for a ride, वो भी घुड़सवारी करने के लिए, was not the same things as stealing something else, वो एकदम चोरी करने के समान नहीं है, क्योंकि उसने घोड़े को चुराया है, परंतु घुड़सवारी करने के लिए चुराया है, ना कि उसने घोड़े को परमानेंटली चुराया है। तो स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वाज नॉट द सेम, वह उसके समान नहीं है जैसे हम किसी वस्तु को चुरा लेते हैं अपने काम के लिए, सच एज मनी, जैसे कि पैसे को हम चुरा लेते हैं। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल, और सबके लिए, फॉर ऑल जैसे कि मैं जानता हूँ, आई न्यू मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल, ये तो चोरी है ही नहीं।
If you were crazy about horses the way my cousin मुराद and I were, यानी कि जैसे कि आप यदि आप भी किसी कार्य को करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो, जैसे कि मैं और मेरा भाई घुड़सवारी को करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, तो ये तो चोरी हो ही नहीं सकती. इट वॉजेंट स्टीलिंग, ये चोरी नहीं हो सकती. इट वुडेंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, ये जब तक चोरी नहीं माना जाएगा कि जब तक हमने घोड़े को लेकर अगर हमने किसी दूसरे व्यक्ति को बेच ना दिया होता या कहीं अन्य स्थान पर बेच ना दिया होता तो ये चोरी होता कि हमने घोड़े को लिया और घोड़े को ले जाके कहीं और ले जाके बेच दिया, तो ये चोरी माना जाता. परंतु हमने उस उद्देश्य से तो घोड़े को लिया ही नहीं, हमने तो सिर्फ घोड़े की सवारी करने के लिए लिया है. विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, और अगर हम इस उद्देश्य से लेते कि हमने घोड़ा चुराया होता और चुराकर हमने कहीं और बेच दिया होता तो ये चोरी मानी जाती, जो हम जानते हैं कि ऐसा कि हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे. ये हम बहुत अच्छे से जानते थे कि हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे. तो हमने घोड़ा अगर लिया है तो हमने उसको कहीं बेचा नहीं है, हमने सिर्फ उसकी घुड़सवारी करने के लिए लिया है, और ये घुड़सवारी करने के लिए लेना कभी कोई चोरी नहीं माना जाता. लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स आई सेड, मैंने कहा ठीक है मैं कपड़े पहन लेता हूँ. ऑल राइट ही सेड बट हरी, इतने में मुराद ने कहा कि ठीक है तुम कपड़े पहन लो परंतु जल्दी करो. आई लिव्ड इन टू माई क्लॉथ्स, मैंने जल्दी से कपड़े पहने. आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडोज एंड लीव्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुराद, मैंने जल्दी से कपड़े पहने और कपड़े पहन के मैं सीधा छलांग लगाते हुए डाउन टू द यार्ड, अपने आंगन से होते हुए, फ्रॉम द विंडो और अपनी खिड़की से होते हुए सीधे कूद कर मैं बाहर गया और वहाँ जाके सीधा कहाँ पे चढ़ गया, घोड़े पे चढ़ गया और घोड़े पे जाकर बैठ गया ठीक अपने भाई के पीछे. मेरे भाई बैठा हुआ था घोड़े पर, मेरा जो कज़न था, और उसी के ठीक पीछे मैं जाकर बैठ गया. दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, उस समय हम जो थे अपने एक शहर के किनारे पर रहते थे, अपने शहर के किनारे पर रहते थे, और जिस शहर में हम रहते थे वहाँ का नाम था, उस एरिया का नाम था वॉलनट एवेन्यू. बिहाइंड अवर हाउस वॉज कंट्री, हमारे घर के जस्ट पीछे जो था छोटा सा कंट्री यानी कि एक एरिया था, एक कस्बा था जहाँ पर वाइन यार्ड्स, ऑर्चर्ड्स, इरीगेशन डिचेस एंड कंट्री रोड्स, और जो एरिया था जिस क्षेत्र में हम रहते थे वॉलनट एवेन्यू में, वहाँ पर क्या क्या लगे हुए थे, यानी कि जो अंगूर के बाग होते हैं वो लगे हुए थे, फलों के बगीचे थे, और इरिगेशन डिचेस यानी कि खेती करने के लिए, सिंचाई करने के लिए जो डिचेस यानी कि गड्ढे बनाए जाते हैं वो थे, और कंट्री रोड्स यानी कि सड़कें थी. इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, यानी कि 3 मिनट के अंदर जो है हम ऑलिव एवेन्यू पर पहुंच जाते हैं. एंड देन द हॉर्स बिगिन टू ट्रॉट, इतने में जो घोड़ा जो है वो ट्रॉट करने लगता है यानी कि तेज़ी से चलने लगता है, अपने दोनों जो डायगोनल पैर रहते हैं, क्रॉस पैरों को उठाते वह जल्दी तेज़ी से चलने लगता है, स्पीड से चलने लगता है. द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, हवा बहुत सुहावनी चल रही थी, बहुत नई और बहुत ताज़ी हवा और बहुत सुहावनी हवा चल रही थी, और लवली टू ब्रीथ जो उसको स्मेल करने में भी बहुत अच्छा लग रहा था, लवली टू ब्रीथ थी. द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, और जो हम हॉर्स की राइडिंग कर रहे थे वो जो फीलिंग थी, वो जो एहसास था, इट वॉज वंडरफुल, वो बहुत ही अद्भुत था. माई कज़न मुराद हु वॉज कंसिडर वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेम्बर्स ऑफ अवर फैमिलीज बिगन टू सिंग, मेरे ही परिवार का जो मेरा भाई था कज़न मुराद, जो हमेशा कुछ अपनी पागल जैसी हरकतें करने के लिए जाना जाता था, हमारे परिवार का एक ऐसा सदस्य जाना जाता था जो हमेशा कुछ ना कुछ क्रेजी काम करता रहता था, उसने गाना गाना शुरू कर दिया. आई मीन ही बिगिन टू रॉर, गाना गाना तो क्या मेरा मतलब है कि उसने जो है दहाड़ना शुरू कर दिया. उसके बाद देखते हैं एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ क्रेजी स्ट्रीक इन अवर ट्राइब. हर जाति के, हर वंशज का, हर समुदाय का कुछ ना कुछ एक सन की प्रवृत्ति का कुछ ना कुछ काम होता है, कहीं ना कहीं ऐसा ही मेरे भाई के अंदर भी था. ये भी मेरा भाई जो कज़न मेरा मुराद था वह भी इसी प्रकार की कुछ प्रवृत्ति का, सन की प्रवृत्ति का माना जाता था, जाना जाता था उसे, उसके ऐसे कुछ कार्य रहते थे जिस वजह से वह सन के प्रवृत्ति का जाना जाता था. नेचुरल डिसेंडेंट यानी कि उसी रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए उसी का ये वंशज माना जाता था. ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन अवर ट्राइब, हमारी जाति के अंतर्गत.
बिफोर हिम वॉज अवर अंकल खुशरौ, यानी कि इससे पहले, मुराद से पहले मेरे अंकल खुशरौ ऐसी अजीब अजीब सी हरकतें करने के लिए जाने जाते थे। मेरे जो अंकल खुशरौ थे, जो मुराद से पहले ऐसी उनके पहले यदि किसी को ऐसी हरकतें करने के लिए जाना जाता था तो वो थे मेरे अंकल खुशरौ। और जो थे एन एनॉर्मस मैन, जो बहुत ही, एक कहना चाहिए बहुत ही बड़े, एनॉर्मस बहुत ज़्यादा विस्तृत, बड़े विशाल आदमी थे। एंड विद अ पावरफुल हेड ऑफ अ ब्लैक हेयर, जिनका बहुत ही बड़ा सा सर था, उनके काले काले बाल थे। एंड द लार्जेस्ट मुस्टस इन द सैन जैक्विन वैलीज, और उनकी बहुत ही बड़ी मूछें थी, मुस्टस थी। और वे कहाँ पे रहते थे? इन द सैन जैक्विन वैली में। ये जो सैन जैक्विन वैली है, ये वन ऑफ द लॉन्ग इंटीरियर वैलीज ऑफ कैलिफोर्निया, यानी कि कैलिफोर्निया के अंदर बसी हुई गहरी घाटी है, घाटी का नाम है। अ मैन ऑफ फ्यूरियस इन टेम्पर, यानी कि जो मेरे अंकल खुशरौ थे, जो ऐसी अजीब सी हरकतों को करने के लिए जाने जाते थे, उनका जो मिजाज था, उनका जो व्यवहार था, वो बहुत ही मतलब भयानक गुस्से वाला रहता था, डरावना टाइप का रहता था। और सो इरिटेटेबल, यानी कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े टाइप के। सो इम्पेशेंट, यानी उनके अंदर धैर्य नाम की कोई चीज़ नहीं थी। दैट इज स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रॉरिंग, वह अपनी दहाड़ से, अपनी तेज दहाड़ यानी तेज दहाड़ तरीके से जिस प्रकार से वो बोलते थे, इससे वह दूसरों की जो बोलती है वो बंद कर देते थे, दूसरों को बोलना ही बंद कर देते थे। और वह बोलते थे इट इज़ नो हार्म, कि इसमें कोई हानि नहीं है। पे नो अटेंशन टू इट, और इस पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पे नो अटेंशन, इस पर ध्यान देना उचित नहीं है या ठीक नहीं है। दैट वॉज ऑल, यही सिर्फ था। नो मैटर वॉट एनीबडीज हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, जो भी दूसरे व्यक्ति उनके बारे में जो बात करते थे, वो ऐसा कोई नहीं था। दैट वॉज ऑल, सिर्फ यही था। वो हमेशा यही कहते थे इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। Once it was his own son Arak running 8 blocks to the barber shops. एक बार इनका स्वयं का बालक जिसका नाम था अरक दौड़ते हुए 8 खंडों से, 8 ब्लॉक से गुजरते हुए वो सीधा बार्बर यानी जो नाई की दुकान होती है, शॉप होती है, वहाँ पर पहुँचता है, जहाँ पर उसके पिताजी, जो जिनका नाम था खुशरौ, वो उनके पिताजी वॉज हैविंग हिज मुस्टस ट्रिम्ड, वो अपनी मूँछों को कटवाने के लिए वहाँ पर बार्बर की शॉप पर पहुँचे हुए थे। तो उनका बालक जिसका नाम था अरक वहाँ पर पहुँचता है शॉप पर, जहाँ पिताजी अपनी मूँछों को कटवा रहे हैं, और कहता है टू टेल हिम देयर हाउस वॉज ऑन फायर, कि घर पर आग लग गई है। वो ऐसा सूचित करता है। दिस मैन खुशरौ सेट अप इन द चेयर एंड रॉड, वो वहाँ पे जो कुर्सी में बैठे रहते हैं खुशरौ, और वो एकदम से दहाड़ते हुए बोलते हैं इट इज़ नो हार्म, कि कोई कष्ट नहीं हुआ, कोई परेशानी हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। पे नो अटेंशन टू इट, कि उस पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई उचित नहीं है। द बार्बर शेड, लेकिन इतने में जो नाई है, जो बाल काटता है और जो मूँछों को काटता है, वह बोलता है अरे तुम्हारे घर पे, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, कि लड़का कह रहा है कि आपके घर पर आग लगी हुई है। सो खुशरौ रेयर्ड, वो फिर से दहाड़ते हुए तेज आवाज में, यहाँ पे दहाड़ने का मतलब है कि तेज आवाज में बोलता है, क्या बोलता है? इनफ, इट इज़ नो हार्म, कि ठीक है, बहुत हुआ, कोई कष्ट नहीं है। मैं कहता हूँ कोई कष्ट नहीं है। My cousin मुराद was considered the natural descendant of this man, यानी कि मेरा जो चचेरा भाई मुराद है वह भी इन्हीं का डिसेंडेंट माना जाता है, यानी कि जैसे ये इन्हीं के वंशज से आया हो। Although मुराद्स फादर was जोरब, जैसे कि जो मुराद के पिताजी थे जिनका नाम था जोरब, who was practical and nothing else, जो बहुत ही वास्तविक और कुछ भी नहीं, उनके बारे में कुछ बताया जाए तो वो बहुत ही वास्तविक थे और इसके अलावा कुछ भी नहीं। That is how it was in our tribe. A man could be the father of his son's flesh, यानी कि हमारे ही जो समुदाय है, हमारे ही जो जाति के लोग यहाँ पे रहते हैं, ये ऐसा यहाँ पे हुआ है। A man could be the father of his son's flesh, यानी कि एक पिता अपने पुत्र का पिता तो हो सकता है, उसके शरीर का वह पिता तो हो सकता है, परंतु ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि वह उसकी आत्मा, उसके स्पिरिट का भी फादर हो, पिता हो। द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट्स, यानी कि इस प्रकार की जो विभिन्न प्रकार की जो स्पिरिट्स हैं, आत्माएं हैं, ऑफ आवर ट्राइब, हमारे ही समुदाय की, हमारे ही जाति वर्ग और कबीले के लोगों की, हैड बीन फ्रॉम द बिगनिंग
यानी शुरुआत से ही ऐसा रहा है, जो कुछ कैप्रिशियस रही हैं या वैग्रेंट रही हैं। कैप्रिशियस का मतलब है मनमौजी, अस्थिर टाइप का रहना, और वैग्रेंट का मतलब है यहाँ पे घुमक्कड़ प्रवृत्ति का रहना, एक स्थान पर ना रहना, यहाँ से वहाँ घूमना। वी रॉड एंड माई कज़न मुराद सेंग, हम जो है घोड़े की सवारी करते रहे और मेरा भाई मुराद जो था सेंग यानी कि गाना गाता रहा। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर, और हर कोई ये जानता था कि अभी भी जो हम हैं पुरानी जगह पर ओल्ड कंट्री में रहते हैं, जहाँ एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द नेबर्स, जहाँ पे कम से कम कुछ हमारे जो नेबर्स यानी कि जो हमारे पड़ोसी थे उनके अनुसार हम वहाँ पर रहते हैं। वी बिलोंग, वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, हम जब तक घोड़े को दौड़ाते रहे, लंबी दूरी तक उसको दौड़ाते रहे, जब तक हमें ऐसा लग रहा था कि उसे दौड़ाना चाहिए, जब तक हमारी मर्जी थी तब तक हमने उसको घोड़े को दौड़ाया। At least my cousin Murad said, "Get down, I want to ride alone." आखिरी लास्ट में मेरा जो कज़न है वो मुझसे कहता है कि अब तुम उतर जाओ, आई वॉन्ट टू राइड अलोन, क्योंकि मैं अकेले अब जो है सवारी करना, घोड़े की सवारी करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड, और वह मुझसे पूछता है कि क्या तुम मुझे अकेले सवारी करने दोगे। दैट इज़ अप टू द हॉर्स, माई कज़न सेड, मेरे कज़न ने कहा, जब मैंने उससे पूछा कि क्या मुझे तुम अकेले सवारी करने दोगे, जब ऐसा मैंने उससे प्रश्न किया तो उसने बोला कि ये घोड़े के ऊपर है, इट्स ऑन टू द हॉर्स, माई कज़न सेड, मेरे कज़न ने कहा कि ये घोड़े के ऊपर है, अभी तुम उतर जाओ। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, क्योंकि जो घोड़ा है वो चाहता है कि मैं उसकी सवारी करूँ। वी शैल सी, ही सेड, हम देखेंगे, उस मेरे भाई ने कहा कि हम देखेंगे। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विथ आ हॉर्स, और ये तुम भूलना मत, डोंट फॉरगेट, ये मत भूलना, दैट आई हैव अ वे कि मुझे चलाना आता है, मुझे घोड़े को चलाना आता है, मुझे आइडिया है, आई हैव अ वे कि मुझे मालूम है कैसे मुझे जो है घोड़े को चलाना है। वेल आई सेड, एनी वे यू हैव विथ अ हॉर्स आई हैव ऑल्सो, अच्छा है, आई सेड, मैंने कहा अच्छा है, एनी वे कोई बात नहीं, यू हैव विथ अ हॉर्स, तुम्हारे पास यदि तुम्हारा वे है तो आई हैव ऑल्सो, मेरे पास भी मेरा तरीका है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, ही सेड, लेट अस होप सो, ठीक है, तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारी सुरक्षा के लिए, उसने कहा, वह कहता है, लेट अस होप सो, ठीक है, हम ऐसा आशा करते हैं। गेट डाउन, तुम उतर जाओ। ऑल राइट, आई सेड, ठीक है, मैंने भी कहा कि ठीक है, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, लेकिन तुम्हें ये बात भूलना नहीं है कि यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, कि तुम्हें मुझे भी ये प्रयास करना है अकेले राइड करने के लिए, घोड़े की अकेले राइड करने के लिए तुम्हें ये मुझे भी प्रयास करना है, और ये बात तुम भूलना मत। I get down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, मैं उतर जाता हूँ और मेरा जो कज़न भाई था मुराद, उसने ज़ोर से किक मारी, और किक मारी his heels यानी कि अपने पैरों से into the हॉर्स, घोड़े को उसने किक मारी और जोर से चिल्लाया, वजीरे रन, यानी कि जोर से चिल्लाया कि वजीरे दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हाइंड लेग्स, जो घोड़ा था वो अपने लास्ट के दोनों जो दो पैर होते हैं उस पर खड़ा हो गया, और स्नॉटेड यानी अपनी आवाज़ में बोलते हुए, एंड बर्स्ट इनटू फ्यूरी ऑफ स्पीड, यानी कि बहुत तीव्र गति की तेज़ी से वह दौड़ने लगा। दैट वॉज द लवलीएस्ट थिंग, ये बहुत ही सुंदर चीज़ थी, बहुत ही सुंदर लग रहा था। आई हैड एवर सीन, जो हमने अभी तक ऐसा जो हम देख पा रहे थे ये बहुत ही अच्छा था। माई कज़न मुराद रेज द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन डिच, यानी कि मेरा जो भाई था मुराद, वो दौड़ाते दौड़ाते घोड़े की राइड करते करते वह पूरे खेतों से जो ड्राई यानी कि सूखे घासों के जो खेत थे जहाँ पर सिंचाई के बड़े बड़े गड्ढे हुए थे उसको क्रॉस करते करते वो दौड़ाते हुए घोड़े को लेके गया, और उनको क्रॉस करते करते उन्हीं सिंचाई के गड्ढों को मेरे घोड़े के द्वारा वह क्रॉस करते करते उसको दौड़ाते हुए घोड़े को लेके गया। एंड 5 minutes later रिटर्न, और 5 मिनट के बाद वह लौट कर आया, और जब वह लौट कर आया तो वह बहुत ज़्यादा ड्रिपिंग वेट यानी कि बहुत ज़्यादा गीला था।
द सन वॉज कमिंग अप, सूर्य उदय होने के लिए था, सूर्य उदय हो रहा था. नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड. आरम कहता है कि अभी मेरी बारी है घोड़े की सवारी करने की. माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरा कज़न मुराद जो है घोड़े से उतर जाता है और कहता है राइड, कि जाओ अब तुम जो है घोड़े की हॉर्स राइडिंग करो. आई लीव टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट एफुल फियर इमेजिनेबल, मैं कूदते हुए घोड़े के पीछे पीठ पर बैठ जाता हूँ. कुछ क्षण के लिए मुझे वो समय बहुत ज़्यादा डरावना अपने अंदर मालूम हो रहा था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ मालूम हो रहा था, ऐसा मुझे लग रहा था. द हॉर्स डिड नॉट मूव, घोड़ा जो है नहीं चल रहा था, मूव नहीं कर रहा था. किक इनटू द मसल्स माई कज़न मुराद सेड, इतने में मेरे भाई मुराद ने कहा कि उसके मांसपेशियों पर किक यानी कि मारो. वॉट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो. वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो. हमें इसे जो है पुनः लौटाने के लिए भी जाना है, इससे पहले कि दूसरे लोग जग जाएं और दूसरे लोग इसके घोड़े के बारे में जानें और पता करें कि ये कहाँ से आ गया. इससे पहले ही हमें इसको जो है वहाँ रिटर्न करना है. तो तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो. आई किक्ड इंटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने घोड़े की मसल्स पे जोर से किक किया. वंस अगेन इट रेयर्ड एंड स्नॉटेड, उसने अपने आप को घोड़े ने उठाया और अपनी आवाज़ में बोलते हुए देन इट बिगन टू रन, वह दौड़ना शुरू कर देता. आई डिडेंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं समझ में आता कि क्या करना चाहिए. इंस्टीड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरीगेशन डिच, द हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द वेनयार्ड ऑफ द डिकरन हेलाबियन वेयर इट बिगन टू लीप ओवर वाइन्स, यानी कि बजाय इसके कि वह जहाँ पे सिंचाई के गड्ढे थे खेतों में वहाँ दौड़ने की बजाय वह रोड की तरफ घोड़ा जो है दौड़ने लगता है और वहाँ से होते हुए जो वाइन यार्ड है यानी कि जहाँ पे अंगूर के जो बाग लगे हुए हैं, और जो अंगूर का बाग है वह डिकरन हेलाबियन नाम के व्यक्ति का था, वहाँ से वह वहाँ पर घुस जाता है. वेयर इट बिगिन टू लीप ओवर वाइन्स, और वह वहाँ से छलांग मारते मारते मतलब कि वह दौड़ते दौड़ते उन वाइन्स के ऊपर से जो है दौड़ने लगता है. द हॉर्स लीव्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, जब तक मैं गिर पाता इससे पहले वह 7 जो बाग रहते हैं अंगूर के जो बाग लगे हुए हैं, लताएं लगी हुई हैं, उन पर से होते हुए वह दौड़ता है. और इतने में जब तक नहीं गिर जाता उससे पहले वो इतने लताओं को, जो अंगूर की लताएं हैं, उनको उनके ऊपर से वह दौड़ चुका होता है. और जब मैं गिर जाता हूँ उसके बाद क्या होता है, देन इट कंटिन्यूड रनिंग, मैं तो गिर जाता हूँ परंतु जो घोड़ा है वो अभी भी लगातार दौड़ता रहता है. माय कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड पर मेरा भाई कज़न आता है और दौड़ते हुए आता है. आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, और आकर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चिंतित नहीं हूँ. ही शाउटेड, वह जोर से चिल्लाते हुए कहता है. वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें हर हाल में वो जो घोड़ा है वो उसको पकड़ना पड़ेगा. यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, तुम इस रास्ते से जाओ और मैं जो हूँ इस रास्ते से जाऊँगा. इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली आई विल नियर, और यदि तुम उसे पाते हो, अगर तुम्हें घोड़ा मिलता है तो उसके प्रति तुम दया की दृष्टि रखना. एंड आई विल बी नियर, और मैं तुम्हारे ही पास होऊंगा. I continued down the road and my cousin मुराद went across the field toward the irrigation ditch, यानी कि मैं लगातार जो है रोड के ऊपर साइड से जाता हूँ जहाँ पे रोड रहती है, सड़कें रहती हैं, और जो मेरा भाई है कज़न वह किसके ऊपर से होते हुए जाता है, जहाँ पर सिंचाई के जो गड्ढे बने थे उस दिशा की ओर, जहाँ खेत थे उस दिशा की ओर जाता है. इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स, करीबन आधा घंटा लगता है और घोड़े को ढूंढ लिया जाता है और उसे पुनः ले आया जाता है. ऑल राइट ही सेड जंप ऑन, द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, और ठीक अच्छा है, ही सेड वह कहता है अच्छा है, जंप ऑन यानी उचकते हुए, द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ यानी कि अब जो है पूरा जो संसार है, पूरे जो लोग हैं वो जग चुके हैं. व्हाट विल वी डू, अब हम क्या करेंगे. आई सेड, ऐसा मैंने कहा. Well, he said, we will either take him back or hide him until tomorrow's morning. अच्छा है, और वह कहता है we will either take him back, यानी कि हमें इसे पुनः
जो है अपने पास दोबारा लौटा के ले आना चाहिए, और हाइड हिम अंटिल, और इसे छुपा देना चाहिए अगली सुबह के लिए। ही डोंट साउंड वरीड एंड आई न्यू ही वुड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक, नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट। ही डिडंट साउंड वरीड, उसे किसी प्रकार की, जो मुराद था उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं हो रही थी। उसने इस प्रकार से बोला भी कि ऐसी कोई चिंता उसके चेहरे से प्रतीत नहीं हो रही थी। एंड आई न्यू ही वुड हाइड हिम, क्योंकि मैं जानता था ही वुड हाइड हिम, कि वह निश्चित ही उसे छुपाएगा। एंड नॉट टेक हिम बैक, और वह इसे दोबारा नहीं लेकर आएगा। नॉट फॉर अ वाइल, किसी थोड़ी देर के लिए भी नहीं। एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर नहीं। वेयर विल वी हाइड हिम, लेकिन हम इसे कहाँ छुपाएंगे? मैंने कहा। आई नो आ प्लेस, ही सेड, वह कहता है कि मुझे एक स्थान पता है। हाउ लॉन्ग डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, उसके बाद मैंने पूछा कि तुमने इसे कब से चुराया हुआ है, ऐसा मैंने उससे पूछा। It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time. ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा मुझे अचानक ये लगा कि ये जो है कई सुबह से, कई पहले की कई मॉर्निंग से जो है इस घोड़े की राइडिंग करता रहा है। फॉर सम टाइम्स, यानी कि कुछ समय से। एंड हैड कम फॉर मी, और ये मेरे पास इसीलिए आया है, आज सुबह ये मेरे पास इसलिए आया है क्योंकि केवल इसको मालूम था। ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, क्योंकि मुझे कितने दिनों से, कितने लंबे समय से मेरी ये इच्छा रही है कि मैं घोड़े की सवारी करूं। और ये जानता था मुराद कि मेरे भाई को बहुत इच्छा है कि वह घोड़े की सवारी करे, इसीलिए जो है आज ये मेरे पास इसको लेकर आया है। Who said anything about stealing a horse? He said. और कौन कहेगा, कौन ऐसा कहेगा इस घोड़े के बारे में कि हमने इसे, कुछ भी कहेगा कि हमने इसे चुराया है, ऐसा वह कहता है। Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? चलो ठीक है, कब से, वह कहता है कि कब से। I said, how long ago, यानी कि कब से, कितने दिनों से, कब से तुम जो है did you begin riding, मतलब तुमने इसकी सुबह से जो तुम राइडिंग कर रहे हो वो तुमने कब से शुरू कर दिया है। नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड, वह कहता है कि आज से ही मैंने जो है इसकी सवेरे से राइडिंग करना, इस घोड़े की सवेरे से राइडिंग करना शुरू किया है। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सेड, क्या तुम सच कह रहे हो, मैंने पूछा, यानी कि आरम ने मुराद से पूछा कि क्या तुम सच कह रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट, कि नहीं, ये तो नहीं, मैं बिल्कुल सच तो नहीं कह रहा। ही सेड, बट इफ़ वी आर फाउंड आउट, लेकिन यदि हमें पकड़ लिया जाता है, यदि हमको ढूंढ लिया जाता है, दैट्स वॉट यू आर टू से, लेकिन यही तुमको कहना है। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस बी अ लायर, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों जो है झूठे साबित हो, इसलिए हमें यही कहना है। ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, और जैसे कि तुम्हें पता ही है सारी चीज़ें कि तुमने आज सवेरे से ही इस घोड़े की राइडिंग करना शुरू की है। ऑल राइट, आई सेड, ठीक है, मैं ऐसा ही कहूँगा, ऐसा मैंने कहा। He walked the horse quietly to the barn of deserted vineyard, यानी कि एक जो अंगूर का बाग था वहाँ पर उस बाण यानी उस अंगूर के बाग के बाड़े में चुपचाप ले जाकर घोड़े को रख दिया जाता है। Which at one time had been the pride of a farmer, जो जिस बाग में, जिस अंगूर के बाग के बाड़े में उसको ले जाकर रखा जाता है, जिस बार्न में उसे रखा जाता है, वो एक फैटवेजियन नाम का एक किसान हुआ करता था, जिसके नाम पे वो बहुत प्रसिद्ध बाड़ा माना जाता था। वहाँ पर ले जाकर चुपचाप घोड़े को रख दिया जाता है। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई एल्फेल्फा इन बर्न, और उस जगह पर खाने के लिए ओट्स और कुछ सूखे एल्फेल्फा मतलब कि चारे थे जो उस घोड़े के लिए पर्याप्त थे भोजन के लिए। वी बिगिन वॉकिंग होम, और उसके बाद हम जो है अपने घर के लिए जाने के लिए चल देते हैं, घर की तरफ हम चल देते हैं। It wasn't easy, he said, to get the horse to behave so nicely, यानी कि ये एकदम सरल नहीं है कि घोड़ा हमारे साथ बहुत ही अच्छे से बर्ताव करे। उसे अच्छे से बर्ताव करने के लिए हमें घोड़े को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो शुरुआत में एकदम से अच्छा बिहेव करे एक न्यू राइडर के साथ, ये ज़रूरी नहीं। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, क्योंकि सबसे पहले वो है बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही वाइल्ड वे में तेज़ी से रन करता है, क्योंकि जब न्यू राइडर रहता है तो वह भी अपने घोड़े
घोड़े को नहीं समझ पाता है। बट एज आई हैव टोल्ड यू, लेकिन जैसे कि मैंने तुम्हें कहा है, आई हैव अ वे, कि मुझे इसको अच्छे से इस घोड़े को चलाना आता है। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनीथिंग आई वॉन्ट इट टू डू, मतलब कि जो भी मैं इससे चाहता हूँ, जिस प्रकार से इसको चलाना चाहता हूँ, जैसा भी मैं चाहता हूँ वह वैसा ही करता है। हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, घोड़े जो है मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट, आई सेड, मैंने, आरम पूछता है, आरम कहता है कि हाउ डू यू डू इट, आप तुमने ये कैसे किया। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विथ अ हॉर्स, ही सेड, कि मेरे पास एक समझदारी है, मेरे पास एक समझ है घोड़ों को लेकर, वह कहता है। तो वह आरम बोलता है कि हाँ अच्छा है हाँ, बट वॉट शॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड, लेकिन किस प्रकार की समझदारी है ऐसा, वह कहता है। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड, और वह कहता है एकदम साधारण और एकदम ईमानदार, ऐसा उसने कहा। वेल I said I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse, कि मैं भी जानना चाहूँगा कि किस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस प्रकार से, जैसे कि इस घोड़े के साथ या घोड़ों के साथ होनी चाहिए। मैं भी जानना चाहूँगा कि वे कैसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो हमें घोड़ों के साथ रखनी चाहिए। You are still a small boy, he said. When you get to be 13, you will know how to do it. अब अभी तुम जो हो बहुत ही छोटे लड़के हो, ऐसा मुराद ने कहा। When you get to be 13, जब तुम 13 के हो जाओगे, 13 वर्ष के जब तुम हो जाओगे, तुम खुद ही समझ जाओगे कि ये सब चीज़ें कैसे मैनेज करनी होती है या ये कैसे होता है, ये तुम जान जाओगे। I went home and ate a hearty breakfast. हम घर जाते हैं और अपना जो हमारा नाश्ता होता है वह करते हैं घर जाके।